आजादी की हवा में हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसकी कीमत क्या थी। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था एनी फ्रैंक। ये कहानी शुरू होती है 1930 के दशक के यूरोप से, जब नाजी सत्ता का साया गहराने लगा था। अपने 13वें जन्मदिन पर एनी को एक लाल और सफेद चेक वाली डायरी मिली। एनी ने उसे किट्टी नाम दिया। किट्टी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, जिससे वह अपने दिल की हर बात कह सकती थी। वह अपनी डायरी में लिखती, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। जर्मनी में नाजी सत्ता का जहर फैल रहा था। यहूदियों के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे थे। एनी को महसूस होता था कि कुछ गलत हो रहा है। एनी अपनी डायरी में इन बदलती परिस्थितियों का जिक्र करती, लेकिन उसका बाल मन अभी भी उम्मीद में डूबा था। किट्टी उसकी वो दुनिया थी जहां बाहर का अंधेरा नहीं पहुंच सकता था। जर्मनी में नाजी सरकार की पकड़ मजबूत होती गई। हिटलर की नफरत की आग अब सीमाओं को पार कर रही थी। फ्रैंक परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स आ गया, लेकिन यहाँ भी सुरक्षित नहीं था। यहूदी होना अब एक पहचान नहीं, बल्कि खतरा बन गया था। उन्हें पीला सितारा पहनना पड़ता, दुकानें छिन गईं और सार्वजनिक जगहें बंद हो गईं। एनी ने इन बदलावों को अपनी आंखों से देखा और अपनी डायरी में लिखा। जुलाई 1942 में मार्गोट को लेबर कैंप का नोटिस मिला। ऑटो फ्रैंक ने गुप्त एनेक्सी तैयार की थी, अब उन्हें छिपना था। 6 जुलाई 1942 की सुबह फ्रैंक परिवार ने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे अचानक भाग गए हों। एनी ने अपने स्कूल का बस्ता उठाया, जिसमें उसकी डायरी और किताबें थीं। भारी बारिश में वे जितने कपड़े पहन सकते थे पहनकर निकल पड़े। गुप्त एनेक्सी ऑटो फ्रैंक के ऑफेंडिस की इमारत में एक बुककेस के पीछे छिपी थी। वहां 8 लोग एक छोटी सी जगह में बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते थे। ऑटो फ्रैंक के कुछ वफादार दोस्त अपनी जान जोखिम में डालकर खाना और जरूरी सामान पहुंचाते थे। शाम को वे रेडियो सुनते, बातें करते और साथ में खाना खाते, लेकिन हर समय पकड़े जाने का डर बना रहता था। एनी को ताजी हवा, सूरज की रोशनी और खुला आसमान बहुत याद आता था। गुप्त एनेक्सी की खामोश दीवारों के बीच एनी की डायरी किट्टी उसकी सच्ची साथी थी। वह अपनी भावनाएं, डर और उम्मीदें उसमें लिखती थी। वह अपने डर के बारे में लिखती, रात के अंधेरे में बमबारी की आवाजें, पकड़े जाने का खौफ। लेकिन एनी के शब्दों में उम्मीद की लौ भी थी। वह मानती थी कि युद्ध एक दिन खत्म होगा और वे सब फिर से आजाद होंगे। वह पढ़ाई में जुटी रहती ताकि बाहर निकलकर दुनिया का सामना कर सके। वह एक लेखिका बनना चाहती थी। अकेलापन एनी का सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त था। 8 लोगों के बीच रहते हुए भी वह अक्सर अकेला महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई उसकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझता। इसी अकेलेपन में उसने खुद को खोजना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में वॉन डान परिवार के बेटे पीटर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में लिखा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। पीटर के साथ उसकी दोस्ती ने उसे प्यार और अपनेपन का एहसास दिया। यह किशोर मन का पहला प्यार था, जो मुश्किल हालातों में पनप रहा था। एनी की डायरी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, यह जीवन की सच्चाई का दस्तावेज है। उसकी डायरी हमें बताती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसमें हमेशा प्यार और इंसानियत के लिए जगह होती है। गुप्त एनेक्सी में हर दिन एक जैसा था, फिर भी हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। सुबह की शुरुआत खामोशी से होती थी। जब तक नीचे दफ्तर में लोग रहते, तब तक 8 लोग अपनी सांसें रोककर बैठे रहते। एक गिरा हुआ चम्मच भी जान जोखिम में डाल सकता था। एनी अपनी किताबों में खो जाती, पढ़ाई करती या डायरी में लिखती। बाहर की हर आवाज एक चेतावनी लगती थी। भोजन भी बहुत नाप तौल कर मिलता था, क्योंकि राशन लाना भी जोखिम भरा था। शाम होते ही एनेक्सी में थोड़ी जान आती थी। तब वे रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुनते, उम्मीद की किरण ढूंढते। रात का खाना सब साथ खाते, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। सीमित जगह और तनाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। एनी अपनी डायरी में इन झगड़ों और मतभेदों का बेबाकी से जिक्र करती। मुश्किलों के बीच वे खुश रहने के छोटे छोटे बहाने ढूंढते। जन्मदिन मनाते, तोहफे देते, हंसने की कोशिश करते। एनी अपनी पढ़ाई जारी रखती, शॉर्ट हैंड सीखती और भविष्य के सपने बुनती। अटारी की खिड़की से बाहर के चेस्टनट के पेड़ को देखकर अपनी उम्मीदें जिंदा रखती। डर और उम्मीद के बीच का यह संतुलन ही एनेक्सी का जीवन था।
उसकी डायरी इस बात का सबूत है कि इंसान का मन डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। गुप्त एनेक्सी में बिताए 2 सालों ने एनी को एक चंचल लड़की से गहरी सोच वाली किशोरी में बदल दिया। उसकी डायरी उसके अंदर चल रही क्रांति की कहानी है। वह खुद से सवाल करती, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। वह अब सिर्फ अपने परिवार की छाया में नहीं, बल्कि अपनी एक अलग शख्सियत गढ़ रही थी। एनी ने प्रेम और रिश्तों को एक नई नजर से देखना शुरू किया। पीटर वॉन डान के साथ उसकी दोस्ती ने उसे भावनात्मक सहारा दिया। वे दोनों अपनी असुरक्षाओं और सपनों को साझा करते थे। एनी अपनी डायरी में पीटर के लिए अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर लिखती है। यह रिश्ता उसे अकेलापन से लड़ने की हिम्मत देता है। स्वतंत्रता की चाह एनी के लेखन का केंद्रीय भाव थी। वह ताजी हवा में सांस लेना, बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ साइकिल चलाना चाहती थी। वह लिखती है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं फिर से स्कूल जा सकूं, आजादी से घूम सकूं। वह औरतों के अधिकारों के बारे में सोचती और लिखती कि युद्ध के बाद औरतें भी पुरुषों के बराबर काम करेंगी। एनी मानती थी कि हर इंसान के दिल में अच्छाई होती है और यही अच्छाई एक दिन दुनिया को बचाएगी। 2 साल से ज्यादा बीत चुके थे। एनेक्सी में रहने वालों को लगने लगा था कि वे शायद बच जाएंगे। मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, उम्मीद चरम पर थी। एनी अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। वह अपनी डायरी को एक उपन्यास की शक्ल देना चाहती थी, हेट अक्टर हाइस, द सीक्रेट एनेक्स। लेकिन 4 अगस्त 1924 की सुबह उनके लिए कयामत बनकर आई। सुबह 10:30 बजे एनेक्सी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। डच नाजी पुलिस और जर्मन अधिकारी अंदर घुस आए। किसी ने मुखबिरी कर दी थी। पुलिस सीधे बुककेस के पास पहुंची, उसे खींचकर खोला और 2 साल से छिपी दुनिया सबके सामने आ गई। 8 लोगों का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बचने का सपना, आजादी की उम्मीद, सब कुछ एक पल में टूट गया। सिपाहियों ने पूरी जगह की तलाशी ली। ऑटो फ्रैंक का बड़ा ब्रीफकेस, जिसमें एनी की डायरी थी, जमीन पर पटक दिया गया। 8 लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनके मददगारों को भी पकड़ लिया गया। एनेक्सी अब खाली और खामोश थी। गिरफ्तारी के बाद सभी को पहले एक कैंप में रखा गया, फिर अलग अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया। मार्च 1942 में आजादी से कुछ ही हफ्ते पहले मार्गोट और फिर एनी ने टाइफस की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। वह सिर्फ 15 साल की थी। युद्ध खत्म हुआ, हिटलर हार गया। 8 में से सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही जिंदा बचे। वे एम्स्टर्डम लौटे। उम्मीद थी कि शायद उनकी बेटियां जिंदा होंगी, लेकिन उन्हें पता चला कि एनी और मार्गोट दोनों मारी जा चुकी हैं। उनकी मददगार मीप गीज एनी की डायरी और कागजात बचाकर ले आई थी। उन्होंने वे पन्ने ऑटो फ्रैंक को सौंप दिए। शुरू में ऑटो फ्रैंक के लिए उन पन्नों को पढ़ना बहुत मुश्किल था। हर शब्द उन्हें अपनी बेटी की याद दिलाता। लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें एक नई एनी मिली, गहरी सोच वाली, समझदार और प्रतिभाशाली। उन्होंने पढ़ा कि एनी अपनी डायरी को किताब के रूप में प्रकाशित करवाना चाहती थी। ऑटो फ्रैंक ने तय किया कि वे उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उन्होंने डायरी को संपादित किया और प्रकाशित करवाने के लिए प्रकाशकों से संपर्क किया। कई मुश्किलों के बाद 1947 में डायरी पहली बार डच भाषा में हेट अक्टर हाइस नाम से प्रकाशित हुई। शुरू में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। ऑटो फ्रैंक ने अपनी बाकी की जिंदगी एनी के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में लगा दी। उन्होंने अपनी बेटी से किया वादा निभाया। एनी फ्रैंक की डायरी आज सिर्फ एक किताब नहीं, उम्मीद का प्रतीक है। उसने लिखा था, सब कुछ के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग दिल से सच में अच्छे होते हैं। उसने इतनी नफरत और अत्याचार देखा, फिर भी इंसान की अच्छाई पर विश्वास नहीं खोया। एनी की कहानी हमें भेदभाव, असहिष्णुता और अन्याय के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। उसकी डायरी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ताकि नई पीढ़ी इतिहास से सबक ले सके। एनी फ्रैंक का घर गुप्त एनेक्सी आज एक म्यूजियम है, जहां लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। एनी एक लेखिका बनना चाहती थी। उसकी यह इच्छा पूरी हुई, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। उसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वे सिखाते हैं कि हर जिंदगी कीमती है, हर आवाज का महत्व है।
एनी ने दिखाया कि एक अकेला इंसान भी अपने शब्दों की ताकत से दुनिया में बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी हमें अपने अंदर की अच्छाई को खोजने और उसे जिंदा रखने के लिए प्रेरित करती है। एनी की कहानी एक कोमल दिल की क्रांति है, जहां डर था लेकिन उम्मीद भी, अकेलापन था लेकिन प्यार भी, और नफरत थी लेकिन इंसानियत पर विश्वास भी। उसकी किट्टी हमेशा हमारे साथ रहेगी।